हेलो एवरीवन, दिस इज मी दीपक कुमार सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूँ अकेडमी पे। माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन अनदर important topic, which is secularism in India. एज वी ऑल नो कि अभी रिसेंटली न्यूज में था, लगातार डिबेट हो रही है, आपने सुना भी होगा। बट अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये नॉलेज तो होना ही चाहिए कि सेकुलरिज्म क्या है। और न्यूज में भी है तो आपको मालूम है यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी सेक्शन में आने के चांसेस इसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उस टॉपिक उस एक सिलेबस का पार्ट भी है और साथ में उस टॉपिक में इसकी इंपॉर्टेंस, उस सब्जेक्ट में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर हम भारतीय समाज की बात करें तो इंडियन सोसाइटी में प्लूरैलिटी है, जैसा कि हमने पहले चैप्टर को कंप्लीट किया और जो मैं लास्ट लेक्चर था यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी, उसमें हम लोगों ने देखा कि इंडियन सोसाइटी कितनी प्लूरल सोसाइटी है। अब इतनी विविधताओं वाले जो समाज है, ये डाइवर्स सोसाइटी है, इस डाइवर्स सोसाइटी में सेकुलरिज्म को आखिर फिट कैसे किया जाए, है ना बात जानने वाली। जी हाँ, तो आगे चलेंगे, इसी के साथ में डिस्कशन होगा अब आपके साथ में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये न्यूज में था। जी हाँ, रिसेंटली न्यूज में था कि आपने देखा होगा नई जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपीज बांटी गई, उनमें सेकुलरिज्म शब्द नहीं था, बल्कि जो दो टर्म है सोशलिस्ट एंड सेकुलर, इट वाज इंसर्टेड इनटू प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1976, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों याद रखेंगे, ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, क्लियर है, ताकि आपको मैं बता दूं कि टॉपिक न्यूज़पेपर में है। तो इस टॉपिक को, पूरे सेकुलरिज्म जो टॉपिक है, इसको हम लोग 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज मेरा फोकस होगा फर्स्ट लेक्चर में कि मैं आपको बताऊं कि सेकुलरिज्म होता क्या है। सेकेंड लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसमें कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सेकुलरिज्म को लेकर क्या कहता है। थर्ड में मैं बात करूंगा कि हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट और जो बाकी डिसीजंस हैं वो किस तरीके से हमारे, और यूसीसी वगैरह आपने सुना होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और फिर मे भी फोर्थ लेक्चर में हम थोड़ा सा करंट बेस में उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, आंसर राइटिंग करके परफेक्ट इसको कंप्लीट करेंगे। तो आई होप यू आर लाइकिंग द सेशन, जो भी पहले भी सेशंस हुए हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है, 50% ऑफ। जी हाँ, और साथ में 6 महीने का एक्सटेंशन, सोने पे सुहागा भाई आपको मिल रहा है। ठीक है, जी हाँ, कहने का मतलब कि आपको एक तो 50% ऑफ तो मिलेगा ही, प्लस 6 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी आपको यूपीएससी के सब्सक्रिप्शन पे मिल रहा है। अपकमिंग बैच में आप रफ्तार और फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, जो फाउंडेशन बैच हो सीएससी 2025 के लिए है, और रफ्तार एक क्रैश कोर्स आ रहा है सीएससी 2024 के लिए। ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। ओके, चलिए, तो ये सारे फीचर्स आप देख लेंगे यहाँ पे, ये सारे फीचर्स हैं बैच के। साथ में अगर आप फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना चाहते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया, और अगर आप मेरी पर्सनल मेंटरशिप में तैयारी करना चाहते हो तो आप कोड यूज कर सकते हैं दीपक1। डिस्काउंट भी अवेलेबल होगा, एक्सटेंशन भी मिलेगा और आपको मेंटोरशिप भी मिलेगी। साथ में अनअकैडमी यूपीएससी अल्ट्रा कॉम्बैट, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको ये ढेरों उपहार जो है ये अनअकैडमी की तरफ से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। यूपीएससी आईएएस में अगर देखेंगे ऑप्शनल बैच में, तो डी ज्यादा सब्जेक्ट जो कि स्टार्ट हुए, अगर आप सोशोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो मैं वो स्टार्ट कर चुका हूँ, 20 लेक्चर्स हुए हैं। पेपर फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया है, आई होप आप कवर कर लोगे, क्योंकि अभी वीकडेज में 3 डेज है और दिसंबर से वीक में 4 डेज की क्लास लगेंगी। इसमें मैं विथ आंसर राइटिंग करा रहा हूँ, अभी मैंने 3 यूनिट कंप्लीट की है। उस 3 यूनिट में कम से कम बच्चों को मैंने 70+ आंसर जो हैं उनका डिस्कशन, या उनके बारे में उनको कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन, और कम से कम इसमें से हाफ 35 बच्चों ने लिखे हैं, क्लियर है, जो कि सेशन भी ज्वाइन करते हैं। तो आप भी इस तरीके से यूपीएससी के अपने सपने को पूरा कर सकते हो। लेकिन अगर फी देने में कोई चैलेंज है तो आप अपनी फीस को ईएमआई में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकुलरिज्म इन कंटेम्प्रेरी इंडिया, हाईली डिबेटेड एंड ऑफन मिस रिप्रेजेंटेड टॉपिक। यस, एक तो डिबेट तो है ही, लेकिन रिप्रेजेंटेशन जो है ना, वो जो रिप्रेजेंट किया गया वो मिस रिप्रेजेंटेड है। जी हाँ, क्योंकि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें, जहां पे जर्मनी जर्मन लैंग्वेज, फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है, इंग्लैंड इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेन स्पेनिश लैंग्वेज, यार एक भाषा एक देश। भारत की अगर बात करें तो विविधता से भरा हुआ है, ऐसा अनोखा देश है मेरा,
ठीक है, ऐसा देश है मेरा। तो इस देश में जो सेकुलरिज्म शब्द है उसे कैसे फिट कर सकते हैं आप? कैसे हम पश्चिम को देखकर और अपने क्षेत्र में, अपने भारत में हम सेकुलरिज्म को, ठीक है, उनके बताए हुए कंसेप्ट के आधार पर अपना सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे चाहे रेनेसेंस जो है राजा राम मोहन राय के टाइम में आया हो, लेकिन हमारे यहाँ पे एंसेंट हिस्ट्री में बुद्धिज्म, जैनिज्म, मेडिवल हिस्ट्री के टाइम पीरियड में भक्ति, सूफी, और मॉडर्न के टाइम पीरियड में ये सारे जो राजा राम मोहन रॉय, आर्य समाज और स्वामी विवेकानंद एंड ईटीसी जितने भी लोगों का कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने हमें समय समय पे ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट दिया है, मानवता की बात की है। जी हाँ, और वो मानवता हमारे समाज में हमेशा कदम से कदम मिलाते हुए चलती है। तो आइए देखेंगे, आज बात करेंगे कि भाई सबसे पहले समझेंगे सेकुलरिज्म है क्या, फिर इंडियन कंटेक्स्ट में समझेंगे, और आई होप मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक बहुत अच्छा यहाँ पे, ठीक है, जो एक कंटेंट है वो मैं अवेलेबल कराऊं, मैं आपको पढ़ाऊं, ताकि आप अपने इस नॉलेज को, सेकुलरिज्म पे जो आपकी नॉलेज उसको आप इनहेंस कर सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे सबसे पहले एक तो वेस्टर्न वर्सेज इंडियन सेकुलरिज्म। जी हाँ, सबसे पहला कंसेप्ट यही है कि भाई वेस्टर्न और इंडियन सेकुलरिज्म दोनों अलग अलग है। हम पढ़ते हैं पॉलिटी में, हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को की स्टडी करते समय पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको इंडियन सोसाइटी पर्सपेक्टिव से लेके चलूंगा और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल भी डिस्कस करूंगा, बट सोशल पर्सपेक्टिव से। तो कंफ्यूज मत होना, उनको पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले देखेंगे वेस्टर्न कंसेप्शन क्या है भाई। ये कहते हैं कि भैया स्टेट और रिलीजन जो है ना वो कंप्लीट सेपरेशन है, क्लियर सेपरेशन है। जी हाँ, ये कभी एक हो ही नहीं सकते। हमने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, तो आपने बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताया कि भाई इनको अलग हो जाना ही चाहिए, आप मतलब महान है। वहीं अगर मैं इंडियन रियलिटी की बात करूं तो कॉम्प्लेक्स है। इट इन्वॉल्व डीपर इंटरेक्शन बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। जी हां, एक तरफ से देखो तो लगता है कंप्लीट क्लियर सेपरेशन है, फिर देखो तो क्या लगता है कि नहीं यार ये तो एक है। कैसे? मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, लेकिन बस इतना समझिए कि इंडियन रियलिटी जो है सेकुलरिज्म की वो काफी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वहां पे स्टैब्लिश होता है डीपर इंटरेक्शंस, ठीक है, बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। जी हाँ, ये किस प्रकार से होगा इसके बारे में मैं आगे चर्चा करने वाला हूं। स्टेट एंड रिलीजन इन इंडिया देखेंगे, द जनरल कंसेंसस क्या है? जनरल मतलब सामान्यता, हमारी आपकी अभी पढ़ने से पहले या यूपीएससी करने से पहले क्या था, एक सोच क्या थी? तो सोच यही थी कि इंडियन स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर विथ सिटीजन्स प्राइवेट रिलीजियस प्रैक्टिस। ये तो हम सब जानते हैं कि भारतीय जो सरकार या स्टेट गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करती है, शुड नॉट इंटरफेयर विद सिटीजन्स प्राइवेट रिलीजियस प्रैक्टिस। जी हाँ, यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है प्राइवेट, कंफ्यूज मत होइएगा, पब्लिक नहीं, प्राइवेट। जी हाँ, आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं, आप किस धर्म को मान रहे हैं, किस धर्म को मानना चाहते हैं, आप किस धर्म में कन्वर्ट होना चाहते हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन इन सभी चीजों के बारे में जब बात करेंगे तो ये प्राइवेट है। जी हाँ, और इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं कर सकती है। वहीं पे मैं कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी की बात करूं तो द स्टेट इज टास्क्ड विथ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी। देख रहे हो विनोद कि किस प्रकार से चीजें अलग अलग हो रही हैं। जहां जनरल कंसेंसस है कि प्राइवेट रिलीजियस प्रैक्टिस में स्टेट कुछ नहीं करेगा, वहीं पे स्टेट लोगों के धार्मिक आस्था को सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, उसको संविधान के द्वारा पावर्स मिली हुई हैं, शक्तियां मिली हुई हैं, जिससे वो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी। क्योंकि वो माइनॉरिटी, वो लोग जो अल्पसंख्यक हैं, जिनकी संख्या कम है लेकिन अब भारत में रह रहे हैं, दूसरे धर्म के हैं, उनको प्रोटेक्शन तो मिलना चाहिए, उनके अपने अधिकार तो सुरक्षित होने चाहिए। क्योंकि अगर आपने मेरा पहला लेक्चर देखा होगा इससे पहले के, तो मैंने बताया था कि इंडिया ने एकोमोडेट करना सिखाया है, एसिमिलेट करना नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेट इन्वॉल्वमेंट इन रिलीजियस अफेयर्स। अगर मैं स्टेट की इन्वॉल्वमेंट रिलीजियस अफेयर में बात करूं, सबसे पहला कंसेप्ट आता है एडॉप्शन ऑफ साका इरा कैलेंडर इन गवर्नमेंट ऑफिस। अब एक तरफ एग्जांपल दिखता है कि हमारे यहां पे सरकारी कार्यालय में जो साका इरा है, ठीक है, वो कैलेंडर एडॉप्ट किया गया है। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो ट्रिपल तलाक को एक हिसाब से बैन किया जाता है। वहीं पे अगर आप देखेंगे डिक्लेयरिंग रिलीजियस फेस्टिवल एज पब्लिक हॉलीडे, धार्मिक त्योहारों पे पब्लिक हॉलीडे मिलती है।
और वहीं पे काउ स्लॉटर को बैन करता है। वहीं पे रिलीजन के लिए अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, कहते हैं कि हज पे जा रहे हैं, हज की यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, तो आप मक्का मदीना जा रहे हैं, आप मक्का जा रहे हैं, हज की यात्रा पे जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है। अरे भाई, तो आखिर इसका मतलब है क्या? क्योंकि सारे एग्जाम्पल पढ़ के तो मेरा भी माइंड क्या हो गया, चकरा गया है। समझ ना मेरी भाषा, मेरी बात चकरा गया मतलब घूम गया है। अब घूम क्यों गया? अरे एक तब तो सर लगता है कि सपोर्ट कर रही है, एक तब लगता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, एक तब वो तो उनके अधिकारों की बात करिए क्योंकि यहाँ पे ह्यूमैनिटी का कंसेप्ट आ गया। एक तब लगता है कि सर फिर क्यों सरकार फिर रिलीजियस फेस्टिवल पे पब्लिक हॉलीडेज करती है। सर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। काउ स्लॉटर को बैन करती है लेकिन वो रिलीजियस पिलग्रिमेज को सब्सिडाइज करती है। अब ये सारी चीजें जो है ना, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर दी कि आखिर रियलिटी है क्या। बट द इंपैक्ट क्या है, रिजेक्शन सो एक्टिव स्टेट इन्वॉल्वमेंट इन इंडिविजुअल रिलीजियस मैटर। बस इतना याद रखना कि भारत में जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट है, ठीक है, उसका एक्टिवली इन्वॉल्वमेंट होता है इंडिविजुअल रिलीजियस मैटर में। ठीक है, तो किसी व्यक्ति विशेष के धार्मिक मामलों में एक्टिवली इन्वॉल्व होती है कौन? सरकार। जी हाँ, इसको समझेंगे आगे के इराज में, बस सॉरी आगे के टॉपिक्स में, मतलब स्लाइड्स में। लेकिन फिर भी उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक क्या समझ में आया कि वेस्टर्न कंट्री में कंप्लीट सेपरेशन है, इंडिया में गवर्नमेंट का एक्टिवली पार्टिसिपेशन है। जी हाँ, मैं अगर आसान शब्दों में कहूं तो मैं बस इतना एक एग्जांपल दे सकता हूं आपको समझने के लिए कि अगर आप फ्रांस में हैं तो आप कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस पब्लिक प्लेस पे नहीं कर सकते। आपने बुर्का वाला केस तो देखा ही होगा। जी हाँ, अगर वहां पे आपको कोई धार्मिक यात्रा करनी है, कोई धर्म फेस्टिवल कुछ भी करना है, तो भाई ये आपका प्राइवेट अफेयर है। गवर्नमेंट की तरफ से इसमें सुरक्षा भी आपको नहीं दी जाएगी, ना तो हेल्प की जाएगी। लेकिन भारत में अगर आप शिवरात्रि का जुलूस निकाल रहे हैं तो डीएम साहब साथ होंगे। जी हाँ, यही तो हमारी यूनिकनेस है। अगर आप मुहर्रम का जुलूस निकाल रहे हैं तो डीएम साहब साथ होंगे। मतलब पूरा प्रशासन आपकी मदद करेगा। जी हाँ, हर तरीके से आपका हर संभव प्रयास किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे भारत में जो स्टेट है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। तो फिर आपको लगेगा फिर, लेकिन फिर भी सर कंफ्यूजन है, कुछ जगह पे नहीं करता, कुछ जगह पे करता। उसी को जानने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब इन सभी एग्जाम्पल को देखने के बाद में पब्लिक रिस्पॉन्स डिबेट शुरू हो जाता है। न्यूज कवरेज जो होते हैं, इंसिडेंट इन्वॉल्विंग स्टेट एंड रिलीजन फ्रीक्वेंटली मेक न्यूज। अब आपने देखा होगा, लखनऊ का एक किस्सा है, मैं बस मेरे यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पे, 1 ही किलोमीटर हमारे कैंपस में, ये लुलु मॉल का नाम सुना होगा आपने। जी, अब लुलु मॉल में कुछ लोगों ने नमाज पढ़ लिया, रोक लगाई गई। जो यहाँ पे प्रशासन थे, अधिकारी थे, उनका ट्रांसफर किया गया। ठीक है, लेकिन फिर वहीं पे देखेंगे ये एक डिबेट का मुद्दा स्टार्ट हो जाता है। फिर रिजल्टिंग डिबेट्स, ठीक है, उससे डिबेट स्टार्ट होता है, हीटेड डिस्कशन। और आजकल तो न्यूज चैनल देख ही रहे हैं कि हर कोई एक्टर हो गया है। जो प्रवक्ता हैं किसी पार्टी के, वो भी एक्टिंग करके जवाब देते हैं। इससे जो डिस्कशन है वो काफी हीट हो जाता है और हम लोगों का दिमाग खराब किया जाता है। साथ में देखेंगे वेरिड प्रेस्क्रिप्शन, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफर डाइवर्स ओपिनियन। अब कोई चीज क्लियर कट है ही नहीं, तो जिसके मन में जो आता है वो अपनी डेफिनेशन दे देता है, कहता नहीं भाई साहब ये होना चाहिए। जैसे आप एग्जांपल ही देख लो ना भाई, कोई कहेगा देखो साकाईरा अपनाया है तो सरकार तो एक्टिवली पार्टिसिपेट है। फिर कोई कहेगा नहीं देखो ट्रिपल तलाक बैन करती है। ठीक है, फिर आता है कि भाई रिलीजियस पिलग्रिमेज के लिए जाने देती है, फिर काउ स्लॉटर बैन करती है। तो एक तरफ हुआ कुछ चीजों में इंटरफेयर भी कर रही है, एक तरफ सपोर्ट भी कर रही है। तो आखिर वास्तविकता है क्या? तो आइए चलते हैं, वास्तविकता जानने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा सेकुलरिज्म है क्या। ठीक है, तो जो सेकुलर और सेकुलरिज्म शब्द है, इसकी ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टर्म्स है, इसमें कॉम्प्लेक्स है। जी हाँ, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी के। इनको समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा जहां पे इनका जन्म हुआ, वेस्टर्न सेकुलरिज्म कंसेप्ट। आइए बात करते हैं। In the Western context, secularism signifies a distinct separation between religion and politics. जी हाँ, वहां पे रिलीजन और पॉलिटिक्स में एक बिल्कुल ही बोला जाए अगर आसान भाषा में, तो एक डिस्टिंक्ट सेपरेशन है, क्लियर सेपरेशन है।
मतलब स्टेट किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ठीक है जी हाँ, और ना रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है, वहां पे कोई जन सुनवाई होगी। ये आपके प्राइवेट अफेयर है, इससे बाकी लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ना स्टेट इंटरफेयर करेगा। क्लियर है? क्योंकि स्टेट किसी भी धर्म को वहां पे ना मानकर सेकुलर है, और हमारे यहाँ सभी धर्मों को बराबर मानकर सेकुलर है। कैसे वो आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो दिस कंसेप्ट एमर्ज फ्रॉम हिस्टोरिकल बैकड्रॉप वेयर चर्च हैड अ सिग्निफिकेंट कंट्रोल ओवर स्टेट मैटर। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, जो समझिएगा मेरी बात को। मैं एक स्क्रीन लेता हूं आपको समझाने के लिए, ताकि मैं आपको अच्छे से और क्लियर कर पाऊं। आपने देखा होगा यूरोप में एक टाइम आया था जिस समय वहां पर रेनेसेंस आया था, ठीक है, रेनेसेंस, रिफॉर्मेशन, ठीक है, रिफॉर्मेशन को लेकर एक 15th सेंचुरी एक टेंटेटिव आप लिख दो, ठीक है, 15th सेंचुरी 15वीं शताब्दी की बात है। इसके पहले मतलब बिफोर, और इसके बाद मतलब आफ्टर। हुआ क्या था पहले आसान भाषा में समझ ले, फिर मैं आपको वहां पे नोट से भी बताता हूं। बिफोर क्या था, रिलीजन जो था ना, ये सब कुछ था। रिलीजन इज एवरीथिंग। अब आप बोलोगे सर ये आप कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि उस समय जो सोशल वेस था, जो सोशल ऑर्डर था, क्लियर है, जो भी चीजें, जो भी डिसीजंस लिए जाते थे, वो सब किससे जो मिलता जुलता था, रिलीजन से। क्यों? क्योंकि चर्च वॉज द हेड ऑफ द स्टेट। जी हाँ, राजा भी चर्च के अंडर में होगा। अगर आपने फ्यूडलिज्म पढ़ा होगा तो, नहीं पढ़ा होगा तो एक बार आप फ्यूडलिज्म पढ़ लेंगे ना, मेरा लेक्चर लंबा हो जाएगा। बस मैं आसान भाषा में बताऊं, सैनिक, सॉरी, किसान वगैरह सबको आते हैं, ठीक है, उनकी श्रेणी के बाद सैनिक की श्रेणी आती है, सैनिक की श्रेणी के बाद में फिर नाइट्स वगैरह, और उसके बाद फिर आप देखेंगे किंग वगैरह, नॉबल्स वगैरह, फिर चर्च। चर्च जो है सुपीरियर होता है। राजा भी अगर कोई काम करके आएगा, कहेगा भाई मुझसे गलती हो गई, तो चर्च का कोई बात नहीं, आप इतना जमीन डोनेट करिए, मामला खत्म आपका, आपकी सारी गलतियां क्षमा हो जाएंगी। जी हाँ, लेकिन चर्च का अपना एक डोमिनेंस था। लोग जो भी करते थे, जैसा भी करते थे, जो भी सोचते थे, समाज में जो भी रिलेशन स्टैब्लिश होते थे, उसमें रिलीजन का एक इंपॉर्टेंट रोल था। लेकिन रिफॉर्मेशन आया, रेनेसेंस आया, और इस रिफॉर्मेशन रेनेसेंस ने दो चीजों को डेवलप किया, एक लॉजिक और दूसरा साइंस, ठीक है। इसने विज्ञान और तर्क को जन्म दिया। जब विज्ञान तर्क को जन्म दिया तो ये अब बिल्कुल क्लियर हो गया भाई, गॉड जो है और ह्यूमन जो है, क्रिएशन क्रिएशन वगैरह है नहीं, ठीक है, मतलब सॉरी, गॉड जो है वो क्रिएशन वगैरह तो है नहीं, ठीक है, मतलब क्रिएटर तो है नहीं। बहुत सारी चीजें, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक आ गया कि लोग ऐसे जन्म लेते हैं, ये कहानी होती है, ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। और यहाँ पे कंसेप्ट डेवलप हुआ इन सभी चीजों से, ह्यूमनिज्म का। जी हाँ, जहां पे बोला गया कि भाई जो चीज हमें दिखाई दे नहीं दे रही है, जिसको हम आभास नहीं कर सकते हैं, जिसको हम जान नहीं सकते हैं, तो हम उस चीज के पीछे हम अपने आप ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्यों लगाएं। क्यों ना हम लॉजिक की बात करें, हम विज्ञान की बात करें, और हम जो है स्वेच्छा से अपना जीवन जिए। और इसलिए मानवतावाद होना जरूरी है, मतलब ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट आया। और जब ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट आया तो जहां रिलीजन था सेंटर ऑफ द सोसाइटी, वहीं पे अब आफ्टर रेनेसेंस क्या बन गया, ह्यूमनिज्म सेंटर ऑफ द सोसाइटी। जी हाँ, अब जो कानून बनेंगे वो इंसानों को देखकर, मानवता को देखकर, ह्यूमैनिटी को देखकर बनाए जाएंगे। पहले जो चीजें होती थी, रूल्स रेगुलेशन, वो रिलीजन से होती थी। अभी समझ में आया? तो आइए इसको जा देखते हैं नोट्स में। देखिए, प्री रेनेसेंस यूरोप में क्या था। रिलीजन वॉज कंपल्सरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। एक कंपल्सरी एस्पेक्ट था, जिसमें चर्च जो था वो इंपोज करता था, ठीक है, सोशल ऑर्डर, ठीक है। चर्च इंपोज सोशल ऑर्डर बेस्ड इंटायरली ऑन रिलीजियस डॉक्ट्रिन। चर्च के द्वारा धार्मिक आधार पर समाज में परिवर्तन किए जाते थे, नियम कानूनों को लागू किया जाता था, ठीक है। उसके बाद जो चर्च है उसका एक कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस स्टार्ट हुआ उसी समय, और चर्च ने अथॉरिटी, ठीक है, इन्फोर्स इट्स अथॉरिटी ऑन सिटीजन। और इसने अपनी अथॉरिटी को लोगों के ऊपर, सिटीजन के ऊपर कहीं ना कहीं क्या करना शुरू किया, लागू करना शुरू किया। लेकिन शिफ्ट ड्यू टू रेनेसेंस एंड रिफॉर्मेशन। अब रेनेसेंस आया, रिफॉर्मेशन आया, उसने एक न्यू आइडिया को जन्म दिया। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर ये नया आइडिया है क्या?
The Renaissance and Reformation movement initiated a shift towards science and rationality. ये विज्ञान और तर्क की ओर इनका शिफ्टिंग हुआ, जो मैंने अभी आपको बताया, रैशनैलिटी, लॉजिक, अल्टरनेटिव टू रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग. These movement presented science and rational thought as alternative to religious interpretation of the world. ये रिलीजियस इंटरप्रिटेशन जो है ना संसार की, वो कर रहे थे. और साथ में अगर आप देखेंगे तो रिलीजियस इंटरप्रिटेशन से आपने देखा होगा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. आपने गैलीलियो वगैरह का नाम सुना होगा, कॉपरनिकस का नाम सुना होगा, ठीक है. पहले एक चर्च कहता था कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स. फिर लोगों ने मैथ के आंकड़ों से और फिर टेलीस्कोप से प्रूव किया कि अर्थ नहीं, सन इज द सेंटर ऑफ यूनिवर्स. हमारे लोगों ने बहुत पहले बोल दिया था, इनको नहीं मालूम था. ये वेस्टर्न वाले जो थे, ये हमारी किताबें ले जाके पढ़ रहे थे. हमारे ट्रेड के द्वारा काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, ठीक है. उसने डेवलपमेंट रोमन एम्पायर के टाइम में काफ़ी ज़्यादा, हमारे और गुप्ता एम्पायर के बीच में जो ट्रेड रिलेशन थे, उसने काफ़ी नॉलेज को एक्सचेंज किया. कुछ नॉलेज वहाँ से यहाँ, ये भी नहीं मानते कि, ये भी नहीं कहते कि उनकी नॉलेज नहीं आई. कुछ नॉलेज वहाँ से यहाँ आई, कुछ हमारी नॉलेज वहाँ गई. उस नॉलेज को ही बाद में जब इटली में कैप्चर किया गया तो उसने रेनेसेंस को जन्म दिया यूरोप में. लगा हूं मैं आंकड़ों को निकालने में, प्रूव करूंगा जरूर कहीं ना कहीं, किसी ना किसी दिन. खैर उसके ऊपर कभी और चर्चा करेंगे. अब बात करते हैं ह्यूमनिज्म की. लॉजिक ने, साइंस ने ह्यूमैनिटी की बात की. दिस इरा मार्क द ट्रांजिशन टू ह्यूमनिज्म, फोकसिंग ऑन ह्यूमन बीइंग रादर देन डिवाइन एंटिटी. भैया मनुष्यों को पे ध्यान दो, डिवाइन एंटिटी की जगह मनुष्य जो है अभी इंपॉर्टेंट है. उसी को लेकर एक कंसेप्चुअल विजुअलाइजेशन आया, कंसेप्ट डेवलप हुए. साइंस रैशनैलिटी ने या साइंस लॉजिक ने ह्यूमनिज्म को प्रमोट किया. ह्यूमनिज्म के प्रमोशन से धीरे धीरे यूरोप में कंसेप्ट डेवलप हुआ, कुछ अवधारणाएं आई. पहला इंडिविजुअल एंड स्टेट की, मतलब द इंडिविजुअल्स रोल इन अ सोसाइटी एंड देयर रिलेशनशिप विद द स्टेट बिकेम सेंट्रल. हाँ जी, अगर जो इंडिविजुअल का रोल है सोसाइटी में और जो उनका रिलेशनशिप है विद द स्टेट, वो सेंट्रल रहेगा. ठीक है जी. तो इंडिविजुअल का रोल और स्टेट जो है, इन दोनों के बीच में एक गहरा संबंध होगा, लेकिन एज अ सिटीजन टाइप. ठीक है, हाँ, रिलीजन को लेकर नहीं. सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, अ क्लियर डिमार्केशन बिटवीन स्टेट गवर्नेंस एंड रिलीजियस इन्फ्लुएंस वॉज एस्टैब्लिश. बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि भाई साहब एक लाइन खींच देता हूं, ये लक्ष्मण रेखा है, और आज के बाद में स्टेट के मामलों में, ठीक है, रिलीजन का जो है वो इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, चर्च का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए. इस तरीके से वेस्टर्न में, खासकर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में, एक खास शब्द जन्म लेता है जिसे हम कहते हैं सेकुलरिज्म. ठीक है जी हाँ. तो इस तरीके से सेकुलरिज्म जो शब्द है वो वहां से डेवलप हुआ. हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा इंडियन सेंस में बताने की कोशिश करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन वाले पे हम फिर चलेंगे. द कंसेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इन द प्रेजेंट इंडियन कंटेक्स्ट. ठीक है, आज अगर हम भारतीय कंटेक्स्ट में बात करें तो सेकुलरिज्म क्या है? नीड फॉर अ डिस्टिंक्ट डेफिनेशन. इट मीन्स इंडिया एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है दैट नेसेसिटेट्स डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकुलरिज्म, जो कि क्योंकि पश्चिमी देशों से अलग है, इसलिए वो वेस्टर्न मॉडल की जगह हम एक डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म की लेकर चलते हैं. क्या? सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट में. अगर मैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो जो टर्म सेकुलर है या सेकुलरिज्म है, वर नॉट इनिशियली प्रेजेंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. जी हाँ, 26 जनवरी, ठीक है, 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन ये दो शब्द जो, मतलब सेकुलर या सेकुलरिज्म जैसे शब्द जो थे वो इसमें नहीं थे. फिर 42nd अमेंडमेंट होता है, 1976 की बात है. इसने प्रियम्बल में कुछ शब्दों को जोड़ा, सोशल, सेकुलरिज्म, ठीक है, इंटीग्रिटी वगैरह. तो यहां जो है प्रियम्बल में, ठीक है, यहां प्रियम्बल में अगर आप देखेंगे तो वहां पे सेकुलर जो शब्द था, क्लियर है, सेकुलरिज्म उसको ऐड कर दिया गया. क्लियर है, मेकिंग एक्सप्लिसिट व्हाट वाज इम्प्लिसिटली अंडरस्टूड टू ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, और इसने एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें छिपी हुई थी, खुल के नहीं लिखी हुई थी, उनको लाकर सामने लिख दिया. क्योंकि जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एसेंस
अगर देखेंगे उसके सारे थॉट प्रोसेस में कंसेप्ट सेकुलर का डेवलप होता था, लेकिन प्रेम्बल में मेंशन नहीं था। इन्होंने 42nd अमेंडमेंट किया और जो वर्ड है सेकुलर उसे ऐड कर दिया। लैक ऑफ एक्सप्लिसिट डेफिनेशन, नाइदर द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर 42nd अमेंडमेंट एक्सप्लिसिटली डिफाइन सेकुलर और सेकुलरिज्म। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई भाई साहब, ना तो 42nd अमेंडमेंट जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं और ना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इन दोनों ने सेकुलर या सेकुलरिज्म की एक एग्जैक्ट डेफिनेशन बताई नहीं। बोला शब्द तो ऐड कर दिया माय लॉर्ड, लेकिन भाई साहब इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो जब देखेंगे इंडियन डेफिनेशन ऑफ सेकुलरिज्म थोड़ा अलग है। जी हाँ, क्या करें, हम भारतीय हैं, दूसरों से अलग होना तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से है जी। सबसे पहला पॉजिटिव कैनोटेशन, इम्ब्रेस द कंसेप्ट ऑफ सर्वधर्म संभाव। अगर हम सकारात्मक रूप से लें तो हमारे एक कंसेप्ट सर्वधर्म संभाव, मतलब हम सभी रिलीजन को सामान्य रूप से, ठीक है, और उनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं। क्लियर है? सभी धर्म जो है, ठीक है, वह इक्वल है। रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म के कंसेप्ट को लेकर जाते हैं, रिलीजियस ब्रदरहुड के कंसेप्ट को लेकर जाते हैं और सभी को एक समान मानते हैं। पहली चीज तो ये। अब एक ये कंसेप्ट है हमारे यहां। दूसरा रिलीजियस न्यूट्रलिटी, द स्टेट मेंटेन न्यूट्रलिटी टुवर्ड्स ऑल रिलीजन, मतलब स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। दूसरी तरफ हम सर्वधर्म संभाव की बात करें, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हमारा कोई धर्म नहीं होगा। क्यों भाई? समझ रहे मेरी बात? क्यों? मान लो कि मैं कहीं पढ़ाने गया हूं, मान लीजिए किसी क्लास में, बच्चों क्लास में जैसे बहुत से अलग अलग बच्चे आते हैं ना, ठीक है, अलग अलग जाति के अलग अलग धर्म के बच्चे आते हैं, और मैं वहाँ पढ़ाने गया हूँ और मैं वहाँ पे बोलूँ नहीं मैं दीपक कुमार सिंह हूँ, क्षत्रिय हूँ, और बताइए आप में से कौन क्षत्रिय है, मैं उन्हीं की तरफ ध्यान दूँ, उन्हीं से बात करूँ, तो ये गलत होगा। क्योंकि आप जिस प्लेस पे है ना, उस प्लेस पे आपकी रिलीजियस, आपकी कास्ट आइडेंटिटी मैटर नहीं करती। उस प्लेस पे आपको इन सभी लोगों को एक समान कंफर्ट, क्योंकि एथिक्स में हम पढ़ते हैं कि बच्चे टीचर से यही सीखते हैं, क्या सभी को अलग अलग धर्म, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड, कोई गरीब है अमीर है, सब अलग अलग हैं, लेकिन एक ड्रेस कोड में बैठते हैं और टीचर सबको समान स्तर से प्रेम करता है, और यही हमारी खासियत है। तो एक तरफ हमारी रिलीजियस न्यूट्रलिटी, क्योंकि स्टेट का कोई रिलीजन होगा, अगर स्टेट रिलीजन ले लेगा तब तो ये मतलब ही नहीं होगा। समझने मेरी बात को? एक डिस्टेंस तो आपको समझ में आ रहा है। इक्वल ट्रीटमेंट, द स्टेट इंश्योर इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन। ये स्टेट इंश्योर करेगा कि सभी धर्मों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, एंड एब्सेंस ऑफ प्रेफरेंस, देयर इज नो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर वन रिलीजन ओवर अदर्स। मतलब इसी का बिल्कुल आप उल्टा देखेंगे, ठीक है, किसी एक धर्म को, क्योंकि ये आएगा तो कम्युनलिज्म आ जाएगा, किसी एक धर्म को दूसरे धर्मों के ऊपर अगर आप देखेंगे कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिलना चाहिए, एंड इट मेंटेनिंग द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ऑल रिलीजियस मैटर। और इसी तरीके से ये सभी धार्मिक मामलों से अपने एक इक्वल डिस्टेंस जो है वो लेकर आता है। जैसे अब मैं ह्यूमैनिटी के कंसेप्ट की बात करूं, ट्रिपल तलाक गलत हो रहा था महिलाओं के साथ, ठीक है, ऐसा मतलब सरकार को लगा, ठीक है, उसको लेकर फिर कोर्ट में डिस्कशन हुआ, फिर फाइनल बाद में ये क्लियर हुआ कि ट्रिपल तलाक जो है, ठीक है, उसको बैन किया जाएगा, क्योंकि इससे ह्यूमैनिटी जो है शर्मसार हो रही है। ठीक है, जी हाँ, क्योंकि बहुत ही कम उम्र में विवाह हो जाना, उसके बाद फिर कोई झगड़ा छोटा मोटा हो गया, उसमें तलाक हो जाना, उसका जीवन तबाह हो जाना, और फिर आसानी से एक साथ ना दोबारा मिल पाना, उसके भी टर्म बहुत ही खतरनाक हैं। इससे क्या हो रहा था कि जो फीमेल सेक्शन था पर्टिकुलर रिलीजन में, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉटेशन हो रहा था उसका। ठीक है, तो स्टेट वहां पे आएगी कि नहीं, ह्यूमैनिटी सबसे पहले है। ठीक है, जी हाँ, अभी समझ में है आपको? काउ स्लॉटर हिंदुओं की भावनाओं से जुड़ा हुआ है, हम पूजते हैं, और अगर हम पूजते हैं तो भाई आप के द्वारा हम इसकी हत्या बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी के भी द्वारा। ठीक है, जी हाँ, इसलिए रिलीजन क्या करता है कि हमारी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, ठीक है, सर्वधर्म संभाव, इक्वल ट्रीटमेंट मिले, ठीक है, तो फिर उसके लिए काउ स्लॉटर को बैन किया गया। ठीक है, सेकुलरिज्म एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, मैं नेक्स्ट क्लास में थोड़ा अच्छे से दूसरी मीनिंग से आपको सेकुलरिज्म का एक और डेफिनेशन दूंगा
ये जो अभी बीच में चल रहा था, ये करंट के टॉपिक में लेता चलूंगा। आपने देखा होगा कि सड़क पर नमाज पढ़ना या फिर कभी कोई त्यौहार हो, कोई फेस्टिवल हो हिंदू धर्म में भी, तो हनुमान जयंती के दिन प्रसाद बांटना, टेंट लगा देना, ये सारी चीज़ें यूपी में खासकर गवर्नमेंट ने इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और सबको इक्वलिटी की बात की है। उस पर भी क्या क्या है मैं आपको बताऊंगा। सेकुलरिज्म एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। फिर बाद में सेकुलरिज्म जो है एक संवैधानिक मूल्य के रूप में अगर देखते हैं तो पर्पज क्या है, इसलिए पर्पज है इसका क्योंकि ये प्रमोट करता है कोहेसिवनेस एंड विद इन इंडियाज प्लुरलिस्टिक एंड डाइवर्स सोशल फैब्रिक। हम अलग अलग जाति धर्म में बटे हुए, हम सभी में एक यूनिकनेस लेकर आता है। रोल क्या है, एक्ट एज अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर मेंटेनिंग हार्मनी रिस्पेक्ट अमंग डिफरेंट रिलीजन कम्युनिटी। ठीक है, सामाजिक सद्भाव को विकसित करना और अलग अलग धर्मों के बीच में प्रेम से शांति से रहना, इसे प्रमोट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के रूप में, संवैधानिक मूल्य के रूप में सेकुलरिज्म को देखा जाता है। ये अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। बस अब आपसे अगर कोई पूछे कि इंडियन डेफिनेशन ऑफ सेकुलरिज्म है क्या, तो ये 4 फीचर्स, ये विशेषताएं आपको याद रखनी है। इन 4 तरीकों से आप देख सकते हैं। और भी डिटेल में इसके आगे डिस्कशन होगा क्योंकि आज आपका बेस प्रिपेयर हुआ है। नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा स्टार्टिंग में डिस्कशन करूंगा कुछ बेसिक चीजों पे। और ये देख रहे हैं आप, जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये सारे आर्टिकल वगैरह मैं सब डिस्कस करने वाला हूँ और डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। उसके नोट्स अलग रहेंगे, ठीक है, और वहां पे हमारी आपकी चर्चा होगी बहुत ही बड़े लेवल पे। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आपको ये पीपीटी जो है @Deepak1 UPSC जो है मेरा टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।